आपने बहुत सी कविताएं सुनी होंगी। बबलू भैया बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, नीरज भैया बैठे हैं, और मेरे तमाम में यदि नाम लेना शुरू करूंगा तो बिजावर तो ऐसा मेरा घर है, पूरी रात नाम लेते ही लेते निकल जाएगी। मैं एक विशेष कविता पढ़ता हूं। भगत सिंह पर आपने बहुत सी कविताएं सुनी होंगी, बहुत सी कविता पढ़ी होंगी, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जिस कंटेंट पर मैं कविता लेकर के आया हूं, जिस कंटेंट पर मैंने कविता पढ़ी, आज आप पूरे देश में ये चर्चा कहवर तो भगत सिंह की कविता किसके पास में है। देश का यदि कोई भी रचनाकार होगा, कोई भी कवि होगा, बड़े से बड़ा कोई भी कवि क्यों ना हो, आज सबसे पहले कहेगा यदि भगत सिंह की कविता सुनना हो तो अभिराम पाठक की सुन लो। एक नए कंटेंट के साथ में कविता लेकर के आया हूं। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च 1931 को होना मुकर्रर हुई थी आदरणीय महाराज जी, लेकिन भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि फांसी की तिथि, फांसी का समय निश्चित होता है, फिर किसको हक जाता है कि किसी के जीवन का एक दिन छीन ले। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह के जीवन का एक दिन छीन करके 23 मार्च को फांसी दे देती है, तो वो न्यायाधीश जिसके आदेश की तौहीन खुद ब्रिटिश हुकूमत ने की है, वो न्यायाधीश क्या सोचता है। कविता यहां से शुरू होती है, सुनना। सिर्फ 5-5.5 मिनट की कविता है। आप चाहता हूं कि अपनी शांति बना लें आप लोग, और मुझे एक बार अपनी तालियों से आदेशित करें, मैं कविता पढ़ता हूं। स्वागत है भाई, बिल्कुल 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 स्वागत है। कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई, अनायास जब भगत सिंह की एक दिन पहले फांसी हुई, न्याय हो गया कैद। भगत जब जीवन से आजाद हुआ, न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्याय मूर्ति, मैं कलम नहीं हूँ उंगली हूँ, गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूँ। होती जो सिद्धांतहीन, वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और कविता यहाँ से शुरू होती है, सुनना। अंग्रेजों का न्यायाधीश सोच रहा है, क्या सोच रहा है, सुनना। कि नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्याय मूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूँ हत्या है। क्या बात है। भगत सिंह की हत्या की गई थी और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 16 अगस्त 1947 को हमें प्रकरण पंजीबद्ध करा देना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं कराया। खैर ये सरकार के मुद्दे हैं। कविता सुनना। जो जल्लाद भगत सिंह की फांसी को देने के लिए खड़ा है, वो तो हिंदुस्तान का बेटा है। हिंदुस्तान का एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को जब फांसी देने के लिए खड़ा है, तो वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। और वो वक्त जब इस देश में एक दूसरे के लिए लोग जान दे दिया करते थे, वहां एक बेटा दूसरे बेटे के लिए फांसी का फंदा खींचने के बैठा है, वो क्या सोचता है, सुनना। स्वागत है भाई। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। क्या बात है। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। कैसी कठिन परीक्षा है, कैसी कठिन परीक्षा है, ये कैसे फर्ज निभाऊं मैं। अरे लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। क्या बात है। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं तू महाशक्ति है, जो पौरुष को जगा रहा। घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ न होगी, अग्नि चिता की भड़केगी। अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी।
अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश ठहराएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो साहब, हिंदुस्तान का वो बेटा जब हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी का फंदा खींचता है तो अपने मन को तसल्ली कैसे देता है? यदि उसकी तसल्ली आपके मन को कहीं ठग कर जाए तो यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के हाथ उठते हुए देखना चाहता हूँ। अंग्रेज जिसे मानते हैं, जिसे पूछते हैं, वो है ईसा मसीही। अब सुनना वो क्या सोचता है कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे। लो, निज कर्तव्य निभाता हूँ, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूँ। तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूँ। तो व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, व्यक्ति नहीं तू अवतारी है। इस भारत माँ की कृत्या है। तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूँ हत्या है। इस कविता की महाराज जी सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो पंक्तियां जो शायद मैंने नहीं लिखी, ये पंक्तियां माँ सरस्वती ने आकर के खुद मुझे दी हैं। वो दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि अभिराम, जो फांसी का फंदा है गले में, वो तो हिंदुस्तान का था। यदि वो रास्ता, वो फांसी का फंदा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। मैंने कहा रास्ता तो निर्जीव है, उसे आप वो तो खींच दो तो खींच जाएगा। उसने कहा निर्जीव नहीं है। निर्जीव को आप, यदि जो निर्जीव है उसे आप 24 घंटे के लिए रख दो तो उसके शरीर से बदबू आने लगेगी। बदबू सिर्फ उसके शरीर से नहीं आती जिसमें प्राण होते हैं। तो रस्से में प्राण है। मैंने कहा यदि रस्से में प्राण है तो रस्से को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। तो रस्से का जवाब सुनना साहब। एक दृश्य से रस्से ने जवाब दिया। भगत सिंह ने रस्से को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। वो दृश्य से रस्से का जवाब सुनना। स्वागत है भाई साहब। कि सुनो, आप इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो यार। सुनो, जो ही छुआ भगत ने रस्सा, महाराज जी पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित करता हूँ कि जो ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। जो ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया, फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। क्या बात है। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। बाल सखा, क्यों बाल सखा सा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर रक्षा बनकर बाहों में, रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूँ जीवन के हर हिस्से का। अरे राखी बनकर आया एक दिन, राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूँ हत्या है। कविता की अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सिर्फ एक महिला महाराज जी ऐसी थी जो भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में जा सकती थी, क्योंकि उस समय फ्लैश होती नहीं थी। तो वो मेला साफ करने वाली थी, जिसे परमिशन थी भगत सिंह के पास जाने की। उसे भगत सिंह बेबे कहते थे, क्योंकि पंजाब के बेटे हैं, पंजाब में बेबे माँ को बेबे कहते हैं। तो भगत सिंह उससे बेबे कहते थे और कहते थे। भगत सिंह ने फांसी के 4 दिन पहले कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरा या मेरे हाथ से खाना खाओगे तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले 2 निवाले माँ के हाथ से खाए। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका वह मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। वो क्या सोचती है? कविता की अंतिम 6 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूँ, सुनना कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था।
माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, भगत सिंह के हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। महाराज जी वो दृश्य मैंने अपनी कल्पनाओं का दृश्य वो सौंपा है, सुनिए कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। क्या बात है, पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तू उसकी झोली भर दूंगी। एक गरीब महिला जिसके खाने के लिए दो वक्त का निवाला नहीं है, उस मुंह बोले बेटे के बदले झोली भरने की बात करती है, क्या दे सकती है। लेकिन साहब आज गणतंत्र पर्व पर पूरे गर्व से कहना चाहता हूं कि इस देश की वो माँ जो देने का मन रखती है, मंसूबा रखती है, विचार रखती है, यदि दे दे तो झोली शायद आसमान भी फट जाएगा। सुनना क्या देना चाहती है कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। बहुत खूब। और कविता की अंतिम दो पंक्तियां आपका पूरा आशीष पूरा चाहता हूं। ये वो दो पंक्तियां हैं जिसे लाल किले पर गणतंत्र दिवस के कवि सम्मेलन में 2018 में जब मैं तीसरी बार गया था वहां पर, तो पूरे पांडाल में एक एक व्यक्ति ने हाथ खड़े होकर के जो आपके बेटे या बुंदेलखंड के आपके छतरपुर जिले के इस बेटे को जो प्यार और स्नेह दिया, आज तक मेरे जेहन में वो अंतिम दो पंक्तियां कविता की पढ़ता हूं, सुनना कि लौटा दे जो लाल मेरा तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी, मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती। बोलिए भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आदरणीय अभिराम पाठक भाई साहब के सम्मान में। आदरणीय महाराज जी को